नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म एस्पिरेंट दोस्त पर। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं साउंड चैप्टर का ही अगला पार्ट, जिसमें अपन वेव्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। वेव्स के बारे में बात करें तो वेव्स जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी वेव्स? एक तो वेव है मैकेनिकल वेव, जिसका अपन ने एग्जाम्पल देखा था साउंड, और एक जो होती है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फ़र्क क्या है इन दोनों में? फ़र्क वही है मीडियम का। मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? मीडियम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। यही जो है मेजर डिफरेंस है इन दोनों वेव्स में, कि मैकेनिकल वेव्स को तो चलने के लिए हमेशा मीडियम की आवश्यकता होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये बिना मीडियम यानी विदाउट मीडियम ट्रेवल करती हैं। चलिए नोट्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वे वेव्स जिनको चलने के लिए क्या नहीं चाहिए? मीडियम नहीं चाहिए। जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है वो वेव्स कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रिंसिपल जो है वो किसने दिया था? मैक्सवेल ने, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? मैक्सवेल ने। और इसकी वैल्यू जो है वो किसने कैलकुलेट की थी? हर्ट्ज ने, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने वाला था हर्ट्ज, लेकिन प्रिंसिपल देने वाला कौन था? मैक्सवेल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनका नेचर जो है वो हमेशा ट्रांसवर्स होता है। अब देखो वेव्स के दो प्रकार के नेचर हो सकते हैं, नेचर ऑफ वेव्स, ठीक है। वेव के कितने नेचर हो सकते हैं? दो, ठीक है। कौन कौन सा नेचर? एक नेचर होता है ट्रांसवर्स नेचर, और एक नेचर होता है लॉन्गिट्यूडिनल नेचर। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल नेचर, इन दोनों के बारे में बात करें कि ट्रांसवर्स नेचर्स और लॉन्गिट्यूडिनल नेचर में क्या क्या फ़र्क है, तो बात करते हैं। देखिए, कल अपन ने एक वेव बनाई थी कुछ इस प्रकार, अप्स डाउन्स, ठीक है। ये जो वेव्स होती हैं, ये जो वेव्स हैं, ये वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली ट्रांसवर्स वेव्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा एक ट्रांसवर्स वेव होती है। ये आपको कुछ उस तरीके से नहीं दिखाई दे रही है कि अपन एक वॉल से एक धागे को पकड़ के ऊपर नीचे हिला रहे हैं, तो उसमें कुछ इसी प्रकार की वेव्स जो हैं वो क्रिएट हो रही है। आपने अगर समुद्र की धाराएं भी देखी होगी, वो भी कुछ इसी प्रकार से ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र की जो धाराएं हैं, ओशन वेव्स हैं, वो कौन सी वेव होती हैं? तो ट्रांसवर्स वेव। जो अपन धागा हिलाए एक सिरे से मतलब रस्सी के एक सिरे को बांध कर अगर उसको हिलाया जाए तो कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होंगी? तो भी ट्रांसवर्स वेव्स ही प्रोड्यूस होंगी। और कुछ इसी प्रकार के नेचर की अपनी साउंड वेव होती है या लाइट वेव होती है? तो लाइट वेव जो है वो कुछ इसी प्रकार के नेचर की होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि लाइट जो है वो कौन से नेचर की है, इसका नेचर जो है ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडिनल है, ठीक है। तो ये वेव्स होती हैं जो अप एंड डाउन मूवमेंट करती है इस प्रकार, ठीक है। जो अप एंड डाउन मूवमेंट करे, इन वेव्स को बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। पर जो अपनी साउंड वेव होती है वो एक ट्रांसवर्स वेव ना होके एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव किस प्रकार से चलती है वो देखते हैं। तो देखो, मान लो ये पार्टिकल्स हैं, ये इनकी सामान्य स्थिति है। अगर अब इनमें अपन डेविएशन स्टार्ट करें लेफ्ट राइट साइड में, ठीक है, तो ये कैसे होंगे? जैसे मान लो कतार में लोग खड़े हैं, ठीक है, इनमें से अपन एक को धक्का दे दें तो सारे के सारे गिरेंगे। वो किस प्रकार गिरेंगे? तो ये देखो, ये इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स कैसे मूवमेंट करेंगे? मान लो ये चार पार्टिकल्स हैं, इनमें अपन ने कौन सी वेव प्रोड्यूस करी? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ये क्लोज आएंगे कॉन्ट्रैक्शन की पोजीशन, और फिर ये दूर जाएंगे रेरफेक्शन, है ना। एक बार पास आएंगे बिल्कुल, और एक बार फिर से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल पास वाली स्थिति और बिल्कुल दूर वाली स्थिति है, इनको बोला जाता है, इसको जब कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठा हो रहे हैं ना, इकट्ठा वाली स्थिति को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन, और जब ये दूर हो जा रहे हैं इस स्थिति को बोला जाता है रेरफेक्शन।
सिंपल। जब दूर हो जा रहे हैं इस स्थिति को बोला जाता है रेरफेक्शन, और जब पास आ रहे हैं उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। कुछ इसी प्रकार जब अपन किसी को धक्का देते हैं उसमें होता है, पहले वो जो जिसको धक्का दिया है वो अगले वाले के पास जाएगा, ये देखो पास आ गया, अब जिसको धक्का वापस अगले वाले से जिसको धक्का लगा है वो इससे दूर चला जाएगा, तो ये देखो रेरफेक्शन हुआ। फिर से कॉन्ट्रैक्शन, फिर से रेरफेक्शन, फिर से कॉन्ट्रैक्शन, फिर से रेरफेक्शन। तो ये जो लेफ्ट राइट मूवमेंट होती है वेव की, ये होती है अपनी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सीधा क्वेश्चन तो ऐसे ही आता है कि अप एंड डाउन मूवमेंट वाली वेव कौन सी है, तो वो वेव होती है ट्रांसवर्स वेव। लेकिन जो लेफ्ट राइट मूवमेंट जो वेव दिखाती है वो कौन सी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है, और जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हमेशा ट्रांसवर्स होती है। ठीक है, ये बात याद रखना। यानी साउंड जो है वो कौन सी वेव हो गई, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ना कि एक ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये हमेशा ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, और इनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं मैकेनिकल वेव जो हैं वो हो तो दोनों ही टाइप की सकती हैं, पर अपन को इतना डेप्थ में जाना नहीं है। अपन को यही बात याद रखनी है कि मैकेनिकल वेव्स मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्गिट्यूडिनल नेचर की होगी। ठीक है, तो जो अपनी कौन सी वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स, उनका नेचर मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्गिट्यूडिनल होगा। और अपनी जो साउंड है वो कौन सी वेव है, एक ट्रांसवर्स वेव है। मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये तो होती है अपनी ट्रांसवर्स वेव, पढ़ा अपन ने। लेकिन मैकेनिकल वेव्स हैं इनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और ये ट्रांसवर्स भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकती है। अपने डेप्थ में नहीं जाना है, अपन को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये वेव्स मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्गिट्यूडिनल होती है। जैसे अपनी साउंड वेव है, जैसे अपना सरफेस ऑफ वाटर पे जो वेव चलती हैं। वाटर की सरफेस वाली वेव का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो खाली तालाब पड़ा है, ठीक है, खाली तालाब है, उसमें बूंद जैसे गिरती है ऐसे राउंड राउंड सर्कल बनते हैं। ठीक है, राउंड राउंड सर्कल बनना स्टार्ट होता है ना, वो राउंड राउंड सर्कल जो है वो इसी के एग्जाम्पल है। उसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रेरफेक्शन हो रहा है। तो ये जो बन रहा है ये क्या है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। रेलवे ट्रैक्स सुना होगा आपने, मूवीज़ में तो ज़रूर देखा होगा कि रेलवे ट्रैक के ऐसा कान लगा के सुनते हैं तो अपन को उसमें आवाज़ आएगी कि भाई ट्रेन चल रही है इस पर या नहीं, चाहे ट्रेन कितने किलोमीटर दूर हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो अपना मेटल होता है उसमें साउंड बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है, और उनमें कौन सा तरीका होता है, तो वो यही है। ठीक है, कौन से वाला है, लॉन्गिट्यूडिनल। अब सोचो अगर उसमें अप डाउन होता तो रेलवे ट्रैक तो ऐसा उछल उछल के पड़ते, है ना, तो वो नहीं हो पा रहा है। कौन सा हो रहा है, लेफ्ट राइट मूवमेंट, जिसको अपन लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट बोलते हैं। तो ये एग्जांपल्स आपको जरूर याद रखने हैं, साउंड वेव्स ऑफ सरफेस ऑन वाटर और रेलवे ट्रैक्स। और अपने जो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो जितने भी वेव्स का आपको नाम पता है, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, मैक्रोवेव, यूवी रेज, एक्स रेज, अल्फा बीटा गामा रेज, और विजिबल वाली जैसे वॉयलेट हो गया, विबग्योर होता है ना पूरा, वॉयलेट, इंडिगो, ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन, ये सारे जो कलर हैं, तो ये भी सारे कौन सी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। माइक्रो, मैक्रो, एक्सरेज वगैरह, अल्फा बीटा गामा, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इन सब का नेचर ट्रांसवर्स नेचर होगा, और इन सब को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं इनको चलने के लिए मीडियम चाहिए होगा, और इनका जो मूवमेंट है, मूवमेंट जो है वो कैसा होगा, लेफ्ट राइट मूवमेंट होगा। लेकिन ट्रांसवर्स नेचर जो है वो मतलब अप एंड डाउन मूवमेंट करेगी, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर, अप एंड डाउन मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, और ये सरफेस के साथ मूवमेंट करेगी। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रेरफेक्शंस होंगे। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर ही जो है वो पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी। ठीक है, चलिए ये बात होगी अपनी वेव्स के बारे में। इतना ही वेव्स के बारे में पूछा जाता है, सिंपल सा एक चीज़ थी कि मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए मीडियम चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। वो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसवर्स नेचर की होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उसमें अपन ने एग्जाम्पल देखा है, लाइट, ठीक है, यूवी रेज, माइक्रोवेव, मैक्रोवेव, ठीक है, विजिबल लाइट जो है अपनी, उसके अलावा अल्फा बीटा गामा, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन जो अपनी साउंड है, सरफेस ऑन द वाटर, जो वाटर का सरफेस उसमें जो वेव्स बनती है, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स पे जो वेव्स बनती है, ये सारी कौन सी नेचर की है, लॉन्गिट्यूडिनल नेचर की है। और लॉन्गिट्यूडिनल नेचर जो है मैकेनिकल वेव्स में प्रेजेंट होता है, उनको चलने के लिए मीडियम ऑलवेज चाहिए होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए अब अपन अर्थक्वेक वेव्स की बात करते हैं। कल अपन ने बात करी थी कि अर्थक्वेक वेव्स जो हैं वो आने से पहले कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इंफ्रा, याद है, इंफ्रा साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ वेव्स होती है जब अर्थक्वेक आता है।
एक तो पी वेव्स, पी मतलब प्राइमरी, और एक एस वेव यानी सेकेंडरी। प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, पहले आने वाली प्राइमरी, बाद में आने वाली सेकेंडरी। इनका नेचर लॉन्गिट्यूडिनल होता है और इनका नेचर ट्रांसवर्स होता है। ये याद रखने की अपन को आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो सिर्फ इतना याद रख लेना, पहले जो वेव आती है वो प्राइमरी वेव, दूसरी जो आती है सेकेंडरी वेव, पी वेव और एस वेव। प्राइमरी वेव हमेशा फास्ट होगी, सेकेंडरी वेव हमेशा स्लो होगी, बस। ठीक है, प्राइमरी वेव हमेशा फास्ट, सेकेंडरी वेव हमेशा स्लो, खत्म बात। उसके बाद में अपने अर्थक्वेक पे बहुत क्वेश्चन आता है सिंपल कि अर्थक्वेक की प्रेजेंस जो है उसको किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ। एक ग्राफ होता है जिसपे पेन लटका होता है, जैसे ही अर्थ की मूवमेंट होगी तो वो पेन भी मूवमेंट करेगा, तो उससे अपन को पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आया है। तो वो प्रेजेंस अपन उस ग्राफ पे डिनोट करते हैं। कुछ ऐसा सा ग्राफ होता है, उसमें पेन लटका होता है, तो वो मूवमेंट ऐसा सा दिखाता है। ठीक है, वो होता है सिस्मोग्राफ। लेकिन इसकी जो तीव्रता का मापन जो है, इंटेंसिटी का, कितना इंटेंस वो जो है वो अपना भूकंप था, कितना ज़्यादा तेज था, उसका पैमाना कौन सा होता है? रिक्टर स्केल। रिक्टर पैमाना कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि भूकंप का मापन किस पे होता है, तो या तो रिक्टर स्केल आपके ऑप्शन में मिल जाएगा या सिस्मोग्राफ आपके ऑप्शन में मिल जाएगा। दोनों एक साथ तो वैसे भी नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ आ जाए तो सिस्मोग्राफ कर देना, रिक्टर स्केल आ जाए तो रिक्टर स्केल आ जाए। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है रिक्टर पैमाने पे कौन सा जो भूकंप होता है या कितनी स्केल का जो भूकंप होता है वो विनाशकारी होता है। तो 7+ वाला जो भूकंप है वो हमेशा विनाशकारी होता है, डेंजरस होता है। इसमें जन और माल दोनों की हानि होती है। ठीक है, याद रखना। अर्थक्वेक में अपन ने पी वेव और एस वेव, पी वाली फास्ट, एस वाली स्लो। ठीक है, अर्थक्वेक को अपन मेजर किस पे करते हैं? सिस्मोग्राफ पे उसको। ठीक है, लेकिन पैमाना जो है उसकी इंटेंसिटी का, कितना इंटेंस आया है, कितना तेज भूकंप आया था, उसको अपन मापते हैं रिक्टर स्केल पे। उसका पैमाना 0 से 9 तक ही होता है वैसे भी, पर 7+ से ऊपर वाला जो भी अर्थक्वेक है वो बहुत डेंजरस है, वो हमेशा हानिकारक होता है। ठीक है, याद रखना। ये हो गया अपना अर्थक्वेक। उसके बाद में बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की। ये अपन ने बात कर चुके हैं स्टार्टिंग में कि सबसे तेज़ किस में चलती है? सॉलिड में, फिर किस में चलती है? लिक्विड में, और फिर किस में चलती है? गैस यानी एयर में। एयर में अपन ने इसकी स्पीड देखी थी 332 मीटर पर सेकंड। ये आपको एक अप्रोक्सीमेट मैंने आइडिया दिया है, बाकी याद रखने की इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लगभग पता चल जाए कि लगभग इतनी सी तेज़ होती है, इसलिए आइडिया दिया है। अब देखो साउंड जो है वो किस पे डिपेंड करती है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तो बस एक फॉर्मूला याद रख लेना, v = √E/d। ठीक है, वैसे ये फॉर्मूला तो एग्जाम में 1-2 बार आया है, पर सीधा सीधा ये डिपेंड किस पे कर रहा है? देखो, पहला तो इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, ये ई जो है ये किसको डिनोट कर रहा है? इलास्टिसिटी को। ठीक है, और डी जो किसको डिनोट कर रहा है? डेंसिटी को। इलास्टिसिटी और डेंसिटी, जो मेटल जो है जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा और जितना कम डेंस होगा, डेंसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी कम होगी, इलास्टिसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। याद रखना, वेलोसिटी जो है इलास्टिसिटी पे ऐसे डिपेंड करती है। याद रखना, v = E/d। सीधा क्वेश्चन आता है कि साउंड किस किस पे डिपेंड करती है, तो डेंसिटी ऑफ मीडियम और इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, दो ही चीज़ों पे डिपेंड करती है। और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो साउंड की स्पीड है वो वैसे वैसे बढ़ेगी। जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर पर 332 मीटर पर सेकंड होती है। अब 1-2 बार क्वेश्चन जो आया है सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगर फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है तो हर 1 डिग्री टेम्परेचर पे जो साउंड वेव है वो कितनी तेज हो जाती है? देखो 0.61। ठीक है, अब जितना टेम्परेचर अपन बढ़ा रहे हैं, मतलब अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो 0.61 जो है वो तेज हो जाएगी, 332 से 332.61 हो जाएगी। 2 बढ़ाया है तो डबल कर दो, 1 मतलब 6 दूनी 12 तो 122 के अप्रोक्स, यानी 1.22 जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 0.61 गुणा जो है वो प्लस ऐड कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपल सा, कि टेम्परेचर से पहले तो बात रखना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी। सिंपल, कि टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा तब साउंड की स्पीड जो है वो बढ़ने ही वाली है। कितनी बढ़ेगी? तो 0.61 जितना टेम्परेचर बढ़ा है, सीधा मल्टीप्लाई करा देना, वैल्यू मिल जाएगी। ये 1-2 बार एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। पहली बात, साउंड की स्पीड जो है किस किस पे डिपेंड करती है? एक तो इलास्टिसिटी पे और एक डेंसिटी पे। एक तो इलास्टिसिटी और एक डेंसिटी, दो पे डिपेंड करती है। तीसरी जो चीज़ है वो टेम्परेचर है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी। सीधा फॉर्मूला याद रख लेना, 332 + 0.61 t। 332 + 0.61 t। 0.61 को t से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री जितना भी तुमने बढ़ाया है
उतना इसमें मल्टीप्लाई कर देना और वो 332 में ऐड कर देना। ये अपना जो है हो जाएगा कि वेलोसिटी जो है वो कैसे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 10 डिग्री टेम्परेचर अपन ने इंक्रीज़ किया है, तो 10 डिग्री को अगर 0.61 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 6.1, इसको ऐड कर देंगे 332 में, 332 और 6 338.1 जो है वो वेलोसिटी हो जाएगी साउंड की टेम्परेचर के हिसाब से। जो अपन ये वेलोसिटी देखते हैं 332 मीटर पर सेकेंड, ये किस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखना, ठीक है। अब 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस जितने भी पूछ ले बता सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक मस्त चीज़ है रिवर्बरेशन एंड इको। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें, बहुत ही सिंपल चीज़ है लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। एक छोटा सा तोड़ है इसमें कि रिवर्बरेशन और इको में फ़र्क क्या है, ठीक है। देखो रिवर्बरेशन जो है उसमें साउंड जो है वो एक बार रिफ्लेक्ट होगी और इको में जो साउंड है वो बार बार रिफ्लेक्ट होगी। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो अपन कहीं पे गए, जैसे वो मोस्ट ऑफ द टाइम कपल्स ऐसा करते हैं, वो किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं और उधर ज़ोर से चिल्लाते हैं और उनकी आवाज़ जो है वो उनको वापस सुनाई देती है। ऐसा होता है ना, बारिश होने के बाद ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि अपने सामने कोई दीवार वीवार है, अपन ज़ोर से बोलेंगे तो अपन की आवाज़ अपन को वापस सुनाई देगी, वो होता है रिवर्बरेशन। साउंड जो है वो अपन को एक ही बार वापस आएगी, ठीक है। ये हमेशा एक खुले मैदान में होगा, उसके लिए नीड क्या है कि एक खुला मैदान हो, ठीक है, तब रिवर्बरेशन सुनाई देगा। जैसे अपन पहाड़ों पे गए, अपन ने मान लो कुछ भी चिल्लाया, मान लो फिजिक्स चिल्लाया, तो अपन को वापस फिजिक्स जो है वो सुनाई देगा एक बार। लेकिन अपन किसी हॉल में है और उसमें अपन मान लो जोर से कुछ चिल्लाते हैं, वो अपन को साउंड बार 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 आएगी, बस वही इको है, समझ गए। बार बार जो साउंड आती है वो इको है। जैसे अपन माइक में बोलते हैं ना हेलो 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 हेलो, वो कई बार आती है ना, वो वाला है इको। लेकिन अगर पहाड़ों के बीच में जाएं और वहाँ पे कुछ चिल्लाएं और सिर्फ एक ही टाइम अपन को पास आए तो होता है रिवर्बरेशन। सिंपल क्वेश्चन आता है, रिवर्बरेशन कहाँ पे होता है, तो खुले मैदान में, और इको कहाँ पे होता है, तो बंद कमरे में। ये हमेशा फ़र्क आएगा कि रिवर्बरेशन तो हमेशा खुले मैदान में होगा और इको हमेशा एक बंद कमरे में होगा। सिंपल। ये माउंटेन्स में अक्सर जो है एग्जाम्पल जो क्वेश्चन पूछा गया है वो माउंटेन्स का लिया गया है कि माउंटेन्स में क्या होगा, रिवर्बरेशन होगा या इको होगा, तो रिवर्बरेशन होगा। लेकिन एक कंसर्ट हॉल है या कोई भी बंद कमरा है, कुछ भी हो, चाहे कोई सा भी हॉल हो, सिनेमा हॉल हो, कंसर्ट हॉल हो, चाहे अपना टेम्पल हो, कुछ भी हो, वो एक क्लोज रूम है, वहाँ पे जो होने वाली है वो इको होने वाली है। क्लियर, सिंपल। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल आपको कोई भी दे दे, आपको ये चेक करना है कि वो जो चीज़ है वो एक बंद कमरे में हो रही है या एक खुली जगह पे हो रही है। तो खुली जगह पे है तो रिवर्बरेशन, बंद जगह पे है तो इको। सिंपल। चलो यहाँ से भी छोटे मोटे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जो देखो पहला क्वेश्चन आता है कि इको या रिवर्बरेशन बनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कि मिनिमम डिस्टेंस इको के लिए या रिवर्बरेशन के लिए कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे तो फैक्ट है, याद करवा ही देंगे, पर निकालेंगे कैसे वो भी याद रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक और फैक्ट ऐड होगा जो अपन को याद रखना है, ठीक है। जैसे एक फॉर्मूला होता है चाल का, ठीक है, वेलोसिटी का, स्पीड का। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, यही चीज़ होती है ना, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अपन को मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है कि जहाँ पर अपन को रिवर्बरेशन सुनाई दे जाए, ठीक है, कि भाई इतनी तो डिस्टेंस होनी चाहिए, उससे पहले इको या रिवर्बरेशन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो वो कितनी होती है, चाल, साउंड की चाल कितनी है, तो अपन ने बोला था अपन कैलकुलेशन में इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे ताकि अपन को सहूलियत हो जाए। तो 340, ठीक है, अपन ने ले ली है स्पीड ऑफ साउंड 340, 332 वैसे होती है, अपन ने कैलकुलेशन के लिए 340 ले ली है, ठीक है। डिस्टेंस ये अपन निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस को मान लिया अपन ने x। समय, अब एक बात याद रखो, जो साउंड है वो अपने कान में कितनी देर परसिस्ट करती है, ये पूछा जाता है परसिस्टेंस ऑफ साउंड, कि कोई भी साउंड जो है वो कितनी देर अपने कानों में टिकती है, तो वो है 1/10 सेकेंड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो साउंड है उसका आवर्तकाल क्या है, टाइम पीरियड क्या है, तो वो कितना है, 1/10 सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि साउंड का आवर्तकाल कितना होता है, ध्वनि का आवर्तकाल कितना होता है, तो कितना होता है 1/10 सेकेंड। उसको यूज़ करेंगे अपन यहाँ पे 1/10 सेकेंड। अब जो डिस्टेंस है इको के लिए, क्या वो x है या 2x है, इको का मतलब यही हुआ ना, वो साउंड जाएगी, टकराएगी और वापस आएगी। साउंड जो है जाएगी, टकराएगी, वापस आएगी, तभी तो इको है, वरना तो साउंड हुई ना।
ठीक है। इको का मतलब वो टकरा के वापस आएगी, यानी डिस्टेंस एक तो जाने वाली और एक आने वाली, x और x वो 2x डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन में ला दो कि भाई 2 से कट जाएगा अपना 34 17 बार, ठीक है, 170 हो गया ना, ठीक है। ये 1/10 सीधा गुणा होगा तो 0 से 0 कटने वाला है वैसे भी, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 17 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई जगह ये फैक्ट पूछा गया है कि रिवर्बरेशन और इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, तो 17 मीटर कई बार एग्जाम में आ गया है। और जो अपना साउंड है उसका टाइम पीरियड कितना है, तो वो है 1/10 सेकंड, ये भी कई बार एग्जाम में जो है वो पूछ चुका है। दोनों के दोनों फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। सिंपल है कि ध्वनि है उसका आवर्तकाल तो 1/10 सेकंड, और जो मिनिमम डिस्टेंस है रिवर्बरेशन या इको के लिए वो कितनी है 17 मीटर, ठीक है। चलिए नोट्स देख लेते हैं एक बार क्या है। मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको जो क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 2x रहने वाली है, स्पीड 340 थी, ठीक है। अपना टाइम पीरियड क्या है 1/10 था, उससे जो अपनी वैल्यू है 17 मीटर आ गई थी। परसिस्टेंस ऑफ साउंड या टाइम पीरियड ऑफ साउंड जो है अपने ह्यूमन ईयर में वो कितना है 1/10 सेकेंड। एक ऐसा क्वेश्चन आता है आई के लिए कि परसिस्टेंस ऑफ विजन या परसिस्टेंस ऑफ इमेज जो है अपनी आई के लिए कितनी है, तो वो भी याद रख लो 1/10 दिया हुआ है, तो आई के लिए वो कितनी है, तो 1/16 सेकेंड है। अपनी आंख में कोई भी तस्वीर जो है वो 1/16 सेकेंड के लिए टिकती है। मिनिमम ये है कि 1/16 सेकेंड जब तक वो अपनी इमेज नहीं टिकेगी तब तक वो इमेज नहीं बनती है। जैसे अपन रेलवे फाटक पे खड़े रहते हैं और कोई फास्ट ट्रेन अपने पास से गुजर रही है, तो अपन जो उन पे पढ़े हुए नाम है, वो जो लिखे हुए नाम है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो लीलन एक्सप्रेस गुजर रही है, तो अपन उस पर लीलन एक्सप्रेस नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो फास्ट गुजरेगी, लेकिन अपन उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दे। मान लो एक बोगी को अपन ने कुछ देर तक फॉलो किया, ठीक है, उसको पकड़ लिया और उसको फॉलो किया, तो अपन वो जो नाम है वो देख पाएंगे, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, वो अपन को टाइम पीरियड मिल जाएगा 1/16 सेकेंड का, वो अगर मिल गया तो अपनी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए अपन को वो बोगी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, तब वो जाके अपनी इमेज जो है वो बनने वाली है। तो दोनों फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो याद रख लेना। ध्वनि का आवर्तकाल 1/10 सेकेंड और आंख का आवर्तकाल 1/16 सेकेंड, ठीक है। चलिए अब रिवर्बरेशन टाइम के लिए एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो देखो कहीं नहीं पूछा है, याद रखो तो तुम्हारी इच्छा है, नहीं याद रखो तो तुम्हारी इच्छा है, कि RT इक्वल्स टू 0.166 V अपॉन A। V का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम है और A मतलब है एरिया, वॉल्यूम और एरिया। यह फॉर्मूला क्यों है, क्यों का रीज़न है ये कि रिवर्बरेशन टाइम अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो इंक्रीज होने वाला है, फैक्ट है, याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं अब, ठीक है। रिवर्बरेशन टाइम वॉल्यूम इंक्रीज करने पे इंक्रीज होगा, और जो एरिया है, ये एरिया किसका है, एब्जॉर्बर का, जो एब्जॉर्ब कर रही है साउंड को, उनका अगर एरिया इंक्रीज करेंगे तो वो जो रिवर्बरेशन टाइम है वो क्या करेगा, डिक्रीज करने वाला है। जैसे इसका सबसे शानदार एग्जांपल है, जैसे रूम लेने जाते हैं अपन किसी जगह, तो वहाँ पे अगर कोई भी सामान नहीं पड़ा है तो अपन वहाँ पे हाई भी बोलेंगे तो अपन को बार बार सुनाई देगा। अब जैसे अपन ने सामान भरना वहाँ पे स्टार्ट किया, मान लो गद्दे बिछा दिए, अपना कपड़े वपड़े रख दिए, किताबें रख दी, ठीक है, टंकी वगैरह रख दी, तब वो अपना साउंड का इको होना धीरे धीरे कम हो जाएगा, नोटिस किया होगा, ठीक है। और मान लो कोई कमरा बिल्कुल खाली पड़ा है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे क्लासरूम भी हो गया, तो वहाँ पे इको तब क्रिएट होता है जब क्लासरूम बिल्कुल खाली पड़ा है, लेकिन जैसे उसमें टेबलें रख दी, फिर बच्चे आना स्टार्ट कर दिए, तो वो इको धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। रीज़न एब्जॉर्बेंट का एरिया बढ़ रहा है जो अब साउंड को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इसीलिए पर्दे लगाए जाते हैं, इसीलिए तुमने देखा होगा जो सिनेमा हॉल है वहाँ पे सीटें स्पेशल एक कपड़े की बनती है, ठीक है। जो चारों तरफ वॉल होती है उस पर भी कुछ ना कुछ लगाया होता है एब्जॉर्बेंट, जो एरिया जो इंक्रीज उसको डिक्रीज कर पाए इको को, ठीक है। फर्श भी एक स्पेशल टाइप का होता है और छत भी एक स्पेशल टाइप की होती है, तो वो विशेष जो आकार है, जो विशेष चीज़ें वहाँ पे यूज़ की जा रही हैं, वो या तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए कैसे, जैसा मंदिर का जो आकार होता है वो घंटेनुमा होता है, मंदिर का आकार हमेशा वो जो अपन गुंबद बना रहे हैं ना, वो घंटेनुमा आकार जो दे रहे हैं, ठीक है। घंटी भी वो घंटाकार क्यों बनाई जाती है, वो आकार जो है उसको क्यों दिया जा रहा है, ताकि वो रिवर्बरेशन टाइम वो इको अपन इंक्रीज कर पाए। इसलिए मंदिर, मस्जिद, सबके आकार कुछ इसी प्रकार होते हैं, घंटीनुमा। क्यों, क्योंकि अपन उनका रिवर्बरेशन टाइम इंक्रीज कर पाए, वॉल्यूम इंक्रीज कर पाए, ताकि अपन को इको ज़्यादा सुनाई दे, ठीक है। सभागार देखे होंगे तुमने, उसकी छत जो है हमेशा एक विशेष आकार की बनाई जाती है, वो समतल कभी नहीं होती है,
सभागार की जो छत है वो कभी भी समतल नहीं होगी, वो एक घंटेनुमा आकार में ही होगी। सिनेमा हॉल की भी छत कभी भी समतल नहीं देखी होगी, वो भी कुछ इसी आकार में बनाई जाती है। तो ये विशेष आकार जो दिए गए हैं क्यों हैं? रिवर्बरेशन टाइम इंक्रीज करने के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में दिया गया है। देखो एग्जाम्पल्स, लार्ज सिनेमा हॉल्स, कंसर्ट हॉल्स, ठीक है, इनके वॉल्यूम इंक्रीज करने के पीछे रीज़न यही है, रिवर्बरेशन टाइम इंक्रीज करना। अब देखो एग्जांपल तो बता रहे हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है कि वॉल्यूम क्यों इंक्रीज किया जा रहा है, वो स्पेशल शेप क्यों दी जा रही है, तो रिवर्बरेशन टाइम को इंक्रीज करने के लिए, ताकि इको ज़्यादा हो। ज़्यादा इको होगा तो ज़्यादा साउंड क्रिएट होगी, सिंपल सी बात है, ज़्यादा लोगों तक आवाज़ जो है वो पहुँच पाएगी इको के द्वारा, ठीक है। इसीलिए उनके स्पेशल जो है वो बनाई जाती है। और एब्जॉर्बर जितने ज़्यादा होंगे वो उतना साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, ताकि जो इको है वो बार बार ना हो, ठीक है। इको आगे तक चली जाए लेकिन इको बार बार भी ना हो, इसलिए एब्जॉर्बर भी लगाए जाते हैं। ये उनके विशेष आकार के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो कौन शेप्ड जो है, टेम्पल, मॉस्क, बेल्स, ठीक है, घंटी हो गई, अपना मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, उनका विशेष आकार क्यों है, तो उसके पीछे रीजन अपना रिवर्बरेशन वाला टाइम। डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कर्टन्स, चेयर्स, फ्लोर मैट्स। ये किससे डिक्रीज हो रहा है? देखो ये एरिया अपन इंक्रीज कर रहे हैं ना इन चीज़ों का, चेयर का, फ्लोर मैट का, या वॉल पे जो भी मैट लगाया अपन ने, चेयर पे लगाया है, कुछ भी ये चीज़ें जो लगा रहे हैं, पर्दे लगा रहे हैं, इनसे जो है वो इको धीरे धीरे कम होगा। सिंपल, ये हो गया अपना बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट रिवर्बरेशन और इको का। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, रिवर्बरेशन एक बार, इको कई बार। रिवर्बरेशन एक ओपन एरिया में, इको एक बंद कमरे में, ठीक है। इंक्रीज करने के लिए वॉल्यूम इंक्रीज करो, डिक्रीज करने के लिए जो एब्जॉर्बेंट के सरफेस है उसका एरिया जो है वो इंक्रीज करो। सिंपल, विशेष आकार है वो इसी को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है इसमें साउंड चैप्टर में, वो है ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। सीधा सीधा एक लाइन का क्वेश्चन आता है, बाकी कुछ ज़्यादा माथापड़ी करनी नहीं है। फॉर सर्टेन फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड, ये क्या किया जाता है, लैब में ट्यूनिंग फॉर्क रखी होती है कुछ इसी प्रकार की, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है। ये क्या है, बस इस पर जैसे अपन ऐसा टच करते हैं या उससे एक सर्टेन अमाउंट की फ्रीक्वेंसी जो है वो अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं, कि जिसको इसको जब टक्कर मारेंगे तो ये फिक्स फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। बस यही है कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के अपन साउंड के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो ट्यूनिंग फॉर्क का। सिंपल, एक फिक्स लाइन आती है, किसका, ट्यूनिंग फॉर्क का यूज़ क्यों करते हैं, तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो। एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का अपन को साउंड चाहिए, मान लो कि 50, 60, 70, 80, 90 जो भी है उतनी फ्रीक्वेंसी की साउंड चाहिए, तो बस उस फ्रीक्वेंसी की अलग अलग इसमें जैसे आर्म लेंथ इंक्रीज करने पे, ठीक है, मोम का लेप करने पे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है आप डाउन कर सकते हैं, इसको गर्म करके वगैरह वगैरह जो है अलग अलग तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ऊपर नीचे भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। ये किसकी बनी होती है, तो ये एक एल्निवोर यानी एक मिश्र धातु है, एल्यूमिनियम, निकल और आयरन की। एल्निवोर, एल्यूमिनियम, निकल और आयरन की। यहीं जाके जो है अपना चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है, साउंड वाला चैप्टर, साउंड और वेव्स। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।